साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। बिल्कुल संयम के साथ आपको अपनी तैयारी को सतत जारी रखना होगा। आपके इस तैयारी में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्टडी ग्रुप एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा है, जो कि आप लोगों को समर्थन मिला तो उसे पेपर तक जारी रखा जाएगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से जारी रखना होगा। बस केवल इन वीडियोज़ के माध्यम से जो प्रश्न हैं, उनको अपने तैयारी में इनबिल्ड कर लेना होगा। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है या नया है आपके लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको समझ लेने की ज़रूरत है, उसको अपने जानकारी में शामिल कर लेने की ज़रूरत है। इसमें जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के प्रश्न होंगे। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा करंट अफेयर्स के प्रश्न को लेकर कि जो हमने करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलाई है, उसमें जो प्रश्न शामिल हो चुके हैं, उनको पहले न उठाया जाए। उन प्रश्नों को उठाया जाए जिनको अभी तक शामिल नहीं किया गया है। बाद में फिर ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में शामिल किया है और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। यानी जो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में इसका प्रावधान नहीं है। अगला है, परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, पहली बात। और अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। परिसीमन आयोग के द्वारा पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को निर्धारित किया जाता है। परिसीमन आयोग के प्रश्न को शामिल करने के पीछे मेरा ये तर्क है कि हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम संपन्न हुआ है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न शामिल किया गया है, वो अभी आगे देखने को मिलेगा। इसलिए परिसीमन आयोग को भी समझना आवश्यक है। अगला है, बजट से संबंधित है ये। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो जीडीपी का 6.4%। और अगर हम संशोधित 2021-22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान देखें तो 6.9% है जीडीपी का। अगर हम बजट 2022-23 में राजस्व घाटे का अनुमान देखें तो जीडीपी का 3.8% है। वहीं संशोधित 2021-22 में राजस्व घाटे का अनुमान 4.7% है जीडीपी का। अगर हम बजट 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा को देखें तो 2.6% है जीडीपी का। वहीं अगर संशोधित 2022-23 के बजट में अगर हम प्रभावी राजस्व घाटा को देखें तो 3.7% है। अगर हम बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा को देखें तो ये जीडीपी का 2.8% है। संशोधित 2021-22 के प्राथमिक घाटे का अनुमान 3.3% है जीडीपी का। इन 4 पॉइंट में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला है, साइंस से प्रश्न लिया गया है। सिरा का काम क्या होता है? सिरा रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी सिरा होती है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सिराओं में CO2 युक्त रुधिर बहता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बाकी सभी सिराओं में बहता है सिवाय पल्मोनरी सिरा के। और याद रखिएगा, सिरा में कपाट पाए जाते हैं और ये गहरे लाल या बैंगनी रंग की होती है। धमनी की अगर बात करें तो धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। और अगर हम पल्मोनरी धमनी को छोड़ दें तो जितनी भी धमनियां हैं वो सभी O2 युक्त रुधिर बहता है। यानी O2 युक्त रुधिर का मतलब यह है कि ये शुद्ध रक्त होता है। यानी कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं और ये गहरे लाल रंग के होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अभी हमने आपसे कहा ना कि परिसीमन आयोग को मैंने क्यों शामिल किया था, इसीलिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी की गई है। और इस प्रकार अब कुल जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी, जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट होंगी। ये फैक्ट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, अभी हाल ही में आप देखेंगे कि 9वें सिख गुरु, जिनको आप तेग बहादुर के नाम से जानते हैं, इनके 400वें प्रकाश उत्सव को मनाया गया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री 21 अप्रैल 2022 को लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित किए और साथ ही साथ उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया और 400 का सिक्का भी जारी किया गया। कब? 21 अप्रैल 2022 को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर। दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर हमने तेग बहादुर जी के बारे में जिक्र किया तो इनके जन्म को भी समझ लीजिए। इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। वहीं अगर गुरु तेग बहादुर जी की फांसी की बात करें तो ये औरंगजेब के समय में 1675 में दिया गया था। इस बात को भी आप शामिल करेंगे। अगला है आरबीआई, यानी ये दूसरे सेक्शन से लिया गया प्रश्न है। आरबीआई की जो राजकोषीय नीति होती है उससे आधारित क्या होता है? जैसे करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये आरबीआई की राजकोषीय नीति होती है।
अगर हम आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति की बात करें तो जो ब्याज दर होता है ये आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति होती है। अगला है पर्यावरण से संबंधित वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये 1985 में किया गया और इसको लागू कब किया गया तो 1987 में लागू किया गया। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और इसे 1987 में किया गया। अगला है किगाली समझौता। याद रखिएगा जो ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसी में यह संशोधन है। कौन? किगाली समझौता। इसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको आप HFC कहते हैं इसका इस्तेमाल कम करने के लिए एक कानूनी बाध्यता के तौर पर किगाली समझौते को देखा जाता है। और याद रखिएगा रवांडा की राजधानी किगाली में 2016 में यह किगाली समझौता हुआ था। यानी कि आपने ये ओजोन परत से संबंधित ये 3 जो फैक्ट हैं उनको कवर कर लिया। अगला देखिए दर्रे से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर राज्य में दर्रे को देखें तो काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचाला ये 3 प्रमुख दर्रे जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यदि हम सिक्किम की बात करें तो नाथुला और जेलेपला सिक्किम से संबंधित है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडिला, यांगयाप और दीफू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप और दीफू ये प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। वहीं मणिपुर में तुजू दर्रा पाया जाता है। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। नाम है मनोज सोनी। यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष मनोज सोनी। अब अनुच्छेद के तहत देखा जाए तो 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। आगे इतिहास से प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद होता है इसकी संहिता को वाजसनेयी कहा जाता है। किसकी? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी। और दूसरी बात कि जो शुक्ल यजुर्वेद होता है ये केवल पद्य में होता है। वहीं अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये गद्य और पद्य दोनों में होता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 169 यानी 169 में संसद को राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन यानी उसको खत्म करने का और उसको सृजित करने का दोनों की शक्ति होती है संसद के पास आर्टिकल 169 के तहत। इस प्रश्न को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विधानसभा से विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पारित कर दिया, इसलिए प्रश्न प्रासंगिक है। अगर हम वर्तमान में देखें कि कितने राज्यों में विधान परिषद है तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्य के नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, साउथ में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अगला है भूमध्य रेखा पूछ रहा है कि कितने देशों से होकर गुजरती है और कितने कॉन्टिनेंट से यानी महाद्वीपों से। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगर हम 13 देशों की बात करें तो साओ टोम और प्रिंसिप, दूसरा है गैबन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 5वां है युगांडा, 6वां है केन्या, 7वां है सोमालिया, 8वां है मालदीव और 9वां है इंडोनेशिया, 10वां है किरिबाती, 11वां है इक्वेडोर और 12वां है कोलंबिया और 13वां है ब्राजील। याद रखिएगा रेखाओं के देशों से गुजरने को लेकर प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। हम लोग जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग सभी रेखाओं को अध्ययन कर लेंगे। मेरे एक एक पॉइंट लेने का कारण यह है कि दबाव भी ना हो और आसानी से चीजों को रिकॉल भी किया जा सके। आगे कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, उनकी लोकेशन की बात हो रही है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। अगर पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। अगर पूछा जाए कि भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु। अगर पूछा जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो आपका जवाब होगा कटक। अगर पूछा जाए कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र तो आपका जवाब होगा राजमुंदरी, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो शिमला बताएंगे। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान तो रुड़की बताएंगे। और अगर केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपका जवाब देहरादून होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्राचीन इतिहास में कुछ अधिकारी थे जो विशेष कार्य के लिए नियुक्त होते थे, उनके बारे में जिक्र है। यहां से भी प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। जैसे पहला नाम है समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी थे। वहीं अगर हम सन्निधाता की बात करें तो ये कोषाध्यक्ष होता था। अगर हम दौवारिक की बात करें, ये जो दौवारिक होता था ये राजमहल का प्रधान अधिकारी होता था। नायक को सेना का संचालक कहते थे। नागरक को नगर का प्रमुख अधिकारी कहते थे। वहीं अगर हम बात करें आंतरवशिक की तो ये राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान होता था आंतरवशिक। ठीक है, इन अधिकारियों के भी नाम को आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है।
यहाँ पर आपने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को अधिकतर परीक्षाओं में पूछते हुए देखा होगा। यहाँ मैंने केवल गर्म जलधारा को रखा है। उसके पीछे का कारण यह है कि अगर आपको गर्म जलधारा क्लियर कट मालूम है तो आप उससे वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो क्यूरोसियो जो जलधारा है ये गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म है, ब्राजील जलधारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत महासागर धारा गर्म है, अलास्का धारा गर्म है, अल नीनो धारा गर्म है, सुशीमा धारा गर्म है, फ्लोरिडा धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म है, नॉर्वेजियन धारा गर्म है और एंटिलिस धारा जो है ये भी गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। दूसरी बात कि ये जो कृषक समृद्धि आयोग है इसके गठन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। अगला है कुछ अधिनियम है जो कई बार इनके क्रम भी पूछ देता है और कई बार इनके डायरेक्ट ईयर को भी पूछ देता है। जैसे वस्तु विक्रय अधिनियम ये 1930 का है। अगर हम साझेदारी अधिनियम की बात करें तो ये 1932 में। भारत संविदा अधिनियम की बात करें तो ये 1872 का है। अगर आप कंपनीज अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1956 का है। अगला, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है और बजट के बाद ये पेपर लोक सेवा आयोग का होने जा रहा है या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। तो बजट के बारे में भी कुछ बातों को याद रखना होगा। यहां मैंने बजट के सारे पॉइंट को शामिल नहीं किया है। यहां मैं धीरे धीरे श्रृंखला वाइज बजट के सारे पॉइंट को शामिल कर लूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ बजट के कुछ बेसिक पॉइंट को लिया गया है। जैसे बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा से तो आपका जवाब होगा लैटिन भाषा से। दूसरी बात कि अगर ये पूछा जाए कि बजट का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है तो आपका जवाब होगा कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 112 में। अगर हम 2022-23 के बजट को देखें तो 2022-23 के बजट में 2030 तक सौर विद्युत का जो लक्ष्य है वो 280 गीगावाट है। अगर हम इसमें अमृतकाल शब्द का प्रयोग हुआ है, अमृतकाल को देखें तो ये भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की अवधि को अमृतकाल कहा गया। यदि हम कॉर्पोरेट अधिभार को कम करने की बात करें तो जिन सहकारी समितियों का आय 1 से 10 करोड़ तक है उनके अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। अगर हम आभासी परिसंपत्तियों के अंतरण की बात करें यानी आभासी संपत्तियों के लेन देन की बात करें तो उसमें जो आय होगी उस पर 30% टैक्स का प्रावधान है। और दूसरी बात कि 2022-23 के बजट में 4 आधार स्तंभ पर इसको केंद्रित किया गया है। अगला हिस्ट्री का संबंधित है। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, रोमन देई अभिलेख अशोक से संबंधित, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला साइंस का प्रश्न है अवरक्त किरण। देखिए किरणों के उपयोग से संबंधित भी प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। अगर आप अवरक्त किरण की बात करें तो इसको इंग्लिश में इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। इसकी खोज हर्सेल ने 1940 में की थी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब इसके उपयोग को देख लें। अगर इसकी बेधन क्षमता को देखा जाए तो बेधन क्षमता अधिक होने के कारण ये घने कोहरे और धुंध से भी निकल जाती है। दूसरी बात कि युद्ध काल में दूर तक सिग्नल को भेजने के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में सिकाई में अवरक्त किरण का प्रयोग, कार के पेंट को सुखाने में अवरक्त किरण का प्रयोग, टेलीविजन रिमोट से जो ऑन ऑफ करते हैं तो जो सिग्नल भेजा जाता है उसमें भी अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। और जो कोहरे में आप फोटोग्राफी करते हैं वो भी अवरक्त किरणों के माध्यम से पॉसिबल है। ठीक है। अगला है पराबैंगनी किरणें। अगर आप पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में देखें तो इसको अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है। और अल्ट्रावायलेट रेज की खोज किसने की थी? तो रिटर ने की थी। अब जरा इसके उपयोग को देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग होता है। वही बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरण का प्रयोग, और पराबैंगनी किरण का प्रयोग सिकाई में भी किया जाता है। अगला है दृश्य प्रकाश। इसको इंग्लिश में विजिबल रेडिएशन कहते हैं। विजिबल रेडिएशन यानी दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब होगा न्यूटन ने। दृश्य प्रकाश को शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहा जाता है। VIBGYOR, यानी V का मतलब वैगनी, I फॉर जामुनी, B फॉर नीला ब्लू से, G के लिए हरा, Y के लिए पीला और O के लिए नारंगी और R के लिए रेड। ठीक है। अगर हम इन जो विबग्योर के जो रंगों का जो क्रम है जो कि दृश्य प्रकाश को संबोधित करता है, अगर इसमें हम तरंग दैर्ध्य को देखें यानी इंग्लिश में जिसको वेवलेंथ कहते हैं, तो सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की होती है और यहां से फिर आगे ये वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब कि लाल तक जब पहुंचेगी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ तो वो सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है। यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? बैगनी की। और सबसे अधिक वेवलेंथ यानी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? तो लाल की। इसी प्रकार यदि हम आवृत्ति की बात करें यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें
तो लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, यानी आवृत्ति कम का क्रम उल्टा चलता है, यानी लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर आपको शॉर्ट में हम समझा दें तो बैंगनी रंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी। ठीक है, अगला देखिए, ये भी साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। दिया है कि पारा के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका जवाब होगा पारा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और किडनी प्रभावित होती है। वहीं कैडमियम से किडनी और हड्डी कमजोर होती है। अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक से फेफड़े में कैंसर, त्वचा कैंसर और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। शीशे से किडनी और दिमाग पर असर पड़ता है। अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो इससे कैंसर होता है और सीने में दर्द जैसी समस्या। अगर हम ट्राइक्लोइथिलीन की बात करें तो इससे लीवर और किडनी प्रभावित होता है। अगर हम सेलेनियम की बात करें तो इससे बाल और नाखूनों की क्षति होती है। कई बार इनके प्रभाव करने वाले अंगों के बारे में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है, पूछा जाता है कि पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो हम जो अधिक मामले में पाए जाते हैं हम उनको क्यों समझें? सूक्ष्म पोषक तत्व को आप समझ लीजिए, उसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो जो पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये पौधे में सूक्ष्म मात्रा में ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। याद रखिएगा, ये जो मैग्नीज होता है ये प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत, ये पौधों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगला है साबुन। साबुन जो एक संघटक होता है, ये फैटी एसिड सोडियम लवण और फैटी एसिड पोटेशियम लवण का ये एक संगठन, यानी इसमें संगठक में ये शामिल होते हैं। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है, यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे तेजस योजना की बात की जाए तो तेजस का नाम होता है, स्पेलिंग होती है TEJAS। इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ट्रेनिंग फॉर इमिग्रेट्स जॉब एंड स्किल। ये मार्च 2022 में शुरू किया गया। नाम से ही स्पष्ट है इसके फुल फॉर्म से कि दुनिया में एक कुशल कार्यबल को उपलब्ध कराना ये तेजस योजना का उद्देश्य है। इसको मैं और ईजी कर देता हूँ, जो भी बाहर विदेशों में जो लोग जॉब के पर्पज से जाते हैं उनको उस देश के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ट्रेंड करना। जैसे मान लीजिए कि यूएई में कोई गया, यूएई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेंड करना, वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रेंड करना। इस योजना के लिए, इस काम के लिए इस योजना को शुरू किया गया जिसका नाम है तेजस योजना। आप भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर हम खेल से देखें तो आईसीसी के 6 वर्ल्ड कप में प्रतिभाग करने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर बनी है वो भारत की मिताली राज है। यानी मिताली राज ने आईसीसी के 6 वर्ल्ड कप में प्रतिभाग किया है और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है, नाम है मिताली राज। अगला है योजना से संबंधित, योजना में है रैंप योजना, स्पेलिंग है REMP। यदि आप REMP के फुल फॉर्म को देखें, आप यदि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के पुराने मेंबर हैं तो आपको ये मालूम है कि जब भी कोई योजना होती है तो मैं उसके फुल फॉर्म पे पहले जाता हूँ, उससे आप आधी योजना के बारे में ऐसे ही समझ लेते हैं। दिया है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया, यानी MSME के क्षेत्र में सुधार के लिए रैंप योजना को लाया गया। अगला है कुछ विटामिन हैं, इनके रासायनिक नाम की बात की गई है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल को। एक बात और याद रखिएगा, कई बार रेटिनॉल की जगह पर एक्सोरोफाइटॉल नाम दे देता है। ये जो एक्सोरोफाइटॉल है ये भी विटामिन ए का ही रासायनिक नाम है। अगर हम विटामिन B6 की बात करें तो इसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं। अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो इसको नियोसिन के साथ साथ निकोटिनेमाइड भी कहते हैं, निकोटिनेमाइड भी कहते हैं और नियोसिन भी कहते हैं। और याद रखिएगा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग भी हो जाता है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार आज हम लोगों ने ये पहली श्रृंखला को यहाँ पर कंप्लीट किया। यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो इसमें प्रश्नों की कुछ संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि आपके जो भी अतिरिक्त समय है उसमें इन प्रश्नों को आपको शामिल करा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी को और मुकम्मल किया जा सके। आपका जो भी फीडबैक होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना सतत प्रयास जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए अपने स्तर पर भी पूरा प्रयास जारी रखेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत